नमस्कार। 9 बजे सुबह संस्करण में पब्लिक इंडिया के आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसानों पर। 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जो हर साल आती है और किसान जो है मजबूर हो जाते हैं सरकार को बताने के जो आपने हमने वादे किए थे, वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए। हालांकि कुछ दर्शक हमारे जानना चाहेंगे ये कौन से वादे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसान दिल्ली घेर कर बैठे थे तो एक चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी जो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब ने लिख के जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने लिख के दी थी कि इसमें एमएसपी को देशव्यापी कैसे करना है, इसमें पराली के कानून को कैसे सुदृढ़ बनाना है, पराली का जो पराली जलाने का बेलर मशीन्स का किस तरीके का प्रावधान करना है। जो किसान 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पर, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का मामला और बहुत सारे कृषि से रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें बीज खाद का प्रबंध कराने से लेकर और एमएसपी को निर्धारित करना C2+50 फॉर्मूला स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पर। ये सब बातें थी जिस पर किसानों को आश्वासन दिया। 17 नवंबर को मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए कि ये जो 3 कृषि बिल काले कानून हम लेके आए थे वो किसी तरीके से हम उसको समझा नहीं पाए किसानों को, हम वो वापस लेते हैं। वो 3 कृषि बिल जो है अदानी और अंबानी को कृषि क्षेत्र सौंपने की पूरी तैयारी थी। अभी भी एफसीआई के गोदामों पे अदानी का ताला लगा हुआ है। सारी मंडी का कानून खत्म करके, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म करके, ये अदानी और अंबानी को चाह रहे थे कि यही पूरा नियंत्रण करें जितनी भी कृषि उपज होती है और उसमें प्रॉफिट कमाएं और अमीर हो जाएं और गरीब और गरीब हो जाए। और अगर वो अपना लोन ना माफ कर सके तो वो लोन अगर पे ऑफ ना कर सके तो 31 किसान हर रोज जो शहीद होते हैं उनकी संख्या डबल हो जाए, क्योंकि किसान हमेशा कर्जे में रहता है, उसको बीज खाद कैश पे खरीदनी पड़ती है, क्रॉप्स का पैसा मिलता नहीं है। सिवाय गेहूं और धान के कोई भी सरकार जो है, किसी भी स्टेट फेडरेशन को आप देख लीजिए, कोई भी एफसीआई देख लीजिए, कि बगैर दलहन तिलहन की तो खरीद करती ही नहीं है। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो भगवंत सिंह मान ने कहा था कि हम मूंगी का रेट देंगे आपको 7,800 रुपए, 8,000 रुपए। और जब मूंगी तैयार होकर किसानों ने दस्तक दी मंडियों पर तो उन्होंने कहा इस पे मॉइस्चर ज्यादा है, हम इसको सोर्स नहीं कर सकते। आपने देखा कपास में किस तरीके से गुलाबी सुंडी के चलते फसल नष्ट हो गई सारी मालवा के किसानों की। और जब किसानों ने उसका कॉम्पनसेशन मांगा तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री का क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, सबकी फसल नष्ट होगी एरिया में तभी पैसा मिलेगा, इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें किसानों के साथ धोखा हुआ। किसान सम्मान निधि के नाम पे सरकार ने नॉर्थ में 6,000 रुपए देने की बात की। महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो शेतकारी सम्मान निधि में 12,000 से 15,000 कर देंगे। एमएसपी का धान का रेट उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार बनाते समय कहा कि हम 3100 रुपए देंगे, मध्य प्रदेश में कह दिया 3200 रुपए देंगे। और उसका जो रेट है एक्चुअल एमएसपी है वो 2750 नॉर्थ में। हर स्टेट में नए नए शगुफे छोड़ना ये सरकार का एक चाल चरित्र और चेहरा बन गया है। और अब ये मामला जो है ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, जो जाट समाज से आते हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने कृषि मंत्री को साफ साफ हिदायत दी और समझाया। हालांकि दोनों एक ही पार्टी से हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कृषि मंत्री से वो अकेले में बैठ के वार्ता नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके के जो ड्रामे होते हैं वो क्यों होते हैं, इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि जगदीप धनखड़ जी अपने ही कृषि मंत्री को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीजें आज ही क्यों डिस्कस हो रही हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। The nation has to rise to do full and complete justice to the farmer, to rural India. Get your economists on board. मैंने सुनी है बातें, इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक सिंपल सी बात कहता हूं, गेहूं से ब्रेड बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। दूध से आइसक्रीम बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। आखिर थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमें होगा, अनुभव का होगा। और जिंदगी बचपन में गोबर में पांव रखकर निकाली है, खुद उन कष्टों को महसूस किया है।
आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं कारगर हैं, देश ने नाम कमाया है, भारत आज ख्याति पर है। वी हैव 118 यूनिकॉर्न्स, वी हैव अ ग्लोबल स्टार्टअप मैकेनिज्म जो दुनिया की एनवी है। अरे इसमें किसान की भागीदारी क्यों नहीं है? पाठक साहब, ये तो आपकी संस्थाओं को स्टार्टअप करने थे। मैंने घंटों बिताए हैं उन विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, गतिविधियों में, और मैं आपके करीब 10 संस्थाओं में गया हूं। आप तक मेरा मैसेज मिला होगा। मैंने मेरी अप्रसन्नता गंभीर रूप से व्यक्त की है। तो मेरा जैसा व्यक्ति जाता है संस्था में, कुछ तो जीवंत होना चाहिए। वहां कोई भी मुझे मिलता, किसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चाहे बीकानेर हो चाहे हरियाणा हो। मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है। और मेरी दृढ़ मान्यता है इसके समाधान की कुंजी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं कि वार्तालाप होना चाहिए। आपने देखा किस तरीके से जगदीप धनखड़ जी ने बात की कि राज्य को किसानों के साथ न्याय करना पड़ेगा। भाई कौन रोक रहा है आपको न्याय करने के लिए? दूसरी बात वो कहते हैं अपने अर्थशास्त्रियों को समझाना पड़ेगा। यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स की बात करते हैं कि इतने यूनिकॉर्न्स और इतने स्टार्टअप्स जो हैं वो अधर में लटके हुए हैं, अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए? ये तो आपका एग्जीक्यूटिव का काम है, विधायिका का काम है लेजिस्लेशन बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इंप्लीमेंट करना। तो आपकी कार्यपालिका क्यों नहीं काम कर पा रही है? इसका जवाब तो आप ही के पास होना चाहिए। और ये वो कहते हैं किसानों के फसल के सही दाम मिलने चाहिए, इससे महंगाई नहीं होगी। यही तो झूठ का प्रचार सरकार करती आई है कि किसानों को एमएसपी अगर C2+50 फॉर्मूले पे दे दी जाएगी तो हर चीज महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आज कौन सा इन्फ्लेशन कम है? आप देखिए, फ्यूल इन्फ्लेशन 13% पे है, फूड इन्फ्लेशन 12-12.5% पे है। कैश क्रॉप जो किसान को ₹1 रेट नहीं मिलता टमाटर आलू का, वो आप ₹40, ₹50, ₹60 खरीदते हैं। लहसुन का रेट ₹400 किलो है। तो ये प्रॉफिट जाता किसको है? जगदीप धनखड़ जी से पूछना चाहिए। फिर वो कहते हैं हम गलत रास्ते पर हैं। आप पिछले 10 साल से गलत रास्ते पर हैं। बीकानेर से हरियाणा आते आते आपको 10 साल लग गए समझने में कि किसानों की समस्या क्या है, किसानों का प्रॉब्लम क्या है। और किसानों के फसल के सही दाम मिलने के लिए आप ही ने 9 दिसंबर को चिट्ठी लिख के दी थी, जिसमें कहा था कि C2+50 फॉर्मूले को देशव्यापी कैसे किया जाए, दलहन तिलहन पे किसानों को रेट सही कैसे दिया जाए, इस पे चर्चा करनी थी आपको। जब 6 दिसंबर को किसान कहते हैं हम दिल्ली कूच करेंगे, तब आप सामने खड़े हो जाते हैं। आप ही ने कहा था राज्यसभा में कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं। तो आप बताइए, आप किसकी खाट की बात कर रहे हैं और कौन से जाट की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी में तो 2 बड़े जाट मौजूद हैं। आप राजस्थान से आते हैं, बीकानेर से आते हैं, पर आप जाट हैं। आपके साथ जयंत चौधरी हैं जो आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं, वो भी जाट नेता हैं। तो क्यों नहीं समझा पा रहे आप मोदी जी को कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? आपको याद होगा, आज 1.25 साल से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कुछ किसान बैठे हुए, उनमें एक डल्लेवाल साहब भी थे, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के वो लीडर हैं, और उनको उठा के ले गई पुलिस, ऐसा कहा जाता है। और वहीं का एक किसान नेता जो है वो वहां से आज एक वीडियो जारी करता है। वो कहता है हम पंजाब में बैठे हुए हैं, और शुभकरण सिंह जिसकी गोली मार के हत्या कर दी गई, वो बुलेट जो है वो हरियाणा बॉर्डर से चली और पंजाब में खड़े किसान को लगी, और उस बुलेट लगने से उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई, उसकी मौत हो गई। और अब वही हरियाणा पुलिस आकर शंभू खनौरी बॉर्डर पर नोटिस चिपका के जाती है धारा 144 का। आपको तो किसानों की समस्या समाधान करना था। हरियाणा चुनाव के बाद तो आपने कहा था कि हम सारी समस्याएं सॉल्व कर देंगे, किसानों को देशव्यापी एमएसपी दे देंगे। महाराष्ट्र में आपने सोयाबीन के किसानों को दिलासा दिया था। वहां के शेतकारी संगठनों को कहा था कि हम 12,000 से 15,000 रुपए आपका सम्मान योजना कर देंगे, हम एमएसपी लागू कर देंगे सोयाबीन पर। कहां गया वो 6,000 8,000 का सोयाबीन का रेट? आज तो किसान 4,000 में भी सोयाबीन नहीं बेच पा रहा है।
ये जो किसान हैं वहां बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, इनकी बात सुनिए, ये क्या कहते हैं। साथियों, हम खड़े हैं शंभू मोर्चे के ऊपर, जो कि बिल्कुल पंजाब की हद के अंदर है। सबको मालूम है कि पिछले 9 महीने से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देखें कि ये शंभू मोर्चे का दृश्य है, और ये आज यहाँ हरियाणा सरकार 144 धारा का नोटिस चिपका कर चली जाती है। हमने पहले भी बताया था कि जो पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है, और उस पुलिस स्टेट के ये ताज़ा सबूत है कि यहाँ पर पर्चा आकर चिपका चुकी है। पंजाब के ऊपर पूरा कब्जा हो चुका है सेंटर की बीजेपी सरकार का, और इसके ये ताज़ा सबूत है, और इस पर कोई भी जवाब नहीं। हमने पहले स्पष्ट किया था कि जो बैरिकेड लगे हुए हैं, जो पुल के ऊपर बैरिकेड लगे हुए हैं, वो उसका आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप उसका डाटा निकाल लें। वो पंजाब की हद के अंदर लगे हुए हैं, बिल्कुल 500 मीटर के अंदर। और ये ताज़ा सबूत है। क्या कर रहा था यहाँ का प्रशासन, जो यहाँ पर डीएसपी, एसपी, पंजाब पुलिस के प्रशासन की जिम्मेदारी लगी हुई है। अगर आपने ये आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में आपकी आवाज़ें दबा दी जाएंगी, क्योंकि पंजाब पूरी तरह से काबिज हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50 किलोमीटर तक बीएसएफ ने आपका एरिया ले लिया है, और अब हरियाणा की सरकार ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और ये जो जुगलबंदी है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार की, उसका ये पर्दाफाश हो चुका है। पहले डलेवाल साहब की गिरफ्तारी, और अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आकर जो भाजपा सरकार है वो भगवंत मान प्रशासन के साथ मिलकर हमला करवा सकती है। ये उसके ताज़ा सबूत हैं, और इस वीडियो को आप शेयर करके अपना फर्ज निभाएं। धन्यवाद सर। आपने देखा ये किसान नेता वहां शंभू बॉर्डर पर हैं, वो क्या कहते हैं कि पंजाब की हदों के अंदर बैरिकेड लगाने के बाद, आंसू गैस के गोले दागने के बाद, शहीद शुभकरण सिंह की गोली मारकर हत्या करने के बाद हरियाणा पुलिस का पेट नहीं भरा। अब वो पंजाब की हद में आकर धारा 144 का पर्चा चिपका कर जाती है। वो पूछ रहे हैं हरियाणा सरकार के अधिकारियों से, हमने पहले भी बोला था कि पंजाब की भगवंत मान की सरकार केंद्र की बीजेपी की गुलाम बन चुकी है, जिसका सबूत है कि अब भी शंभू मोर्चे पर धारा 144 का नोटिस हरियाणा सरकार के कर्मचारी चिपका गए हैं। हरियाणा का बॉर्डर कहां है, पंजाब का बॉर्डर कहां है? हरियाणा की पुलिस का कोई प्रभाव क्षेत्र पड़ता ही नहीं पंजाब के अंदर। तो भगवंत मान की सरकार क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धर के बैठी है, चुप बैठी है। कल को वो फिर आएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, एक शुभकरण सिंह की मौत और होगी, या कई शुभकरण सिंह मारे जाएंगे। किसान चाहता क्या है? आप किसान को कहते हैं किसान सब्सिडी लेता है, किसान के ऊपर 2,50,000 करोड़ की सब्सिडी खर्च करती है सरकार, तो किसानों के लोन क्यों माफ किए जाएं? किसान तो इनकम टैक्स भी नहीं देते, किसान तो जीएसटी भी नहीं देते। पर ये सब बातें गलत हैं। हर एक चीज पर जीएसटी देता है किसान, हर यंत्र पे जीएसटी देता है, हर बीज जो वो खरीदता है, हाइब्रिड बीज खरीदता है, अपने वैश्विक बीज, उसको अलाउड ही नहीं है यूज करना, उस पर वो देता है। आप उसको धान की वो किस्म देते हैं, उसको कहते हैं 15 जून के बाद लगाओ, ताकि उसके पास धान की रोपाई करने के बाद, उसको उसकी हार्वेस्ट करने के बाद उसके पास सिर्फ मात्र 15-20 दिन का समय बचता है, जिसमें उसको गाजर भी लगानी है, मूली भी लगानी, टमाटर कैश क्रॉप भी लगानी है, पैसे रिकवर करने, और फिर उसके बाद गेहूं लगानी है नवंबर में 15 तारीख। और जब वो बेलर मशीन मांगने जाता है अपने कोऑपरेटिव में, तो कहते हैं बेलर मशीनें हैं नहीं, और बेलर मशीनें आके अगर बेले बना के चली भी जाती हैं तो उन बेलों को उठाने के लिए कंपनियां नहीं आती। और फिर आप किसानों को पराली जलाने पर चालान काटते हैं, 2-2 लाख रुपए के चालान काटते हैं, उनको आप डी रजिस्टर कर देते हैं, मेरा ब्यौरा मेरा किसान पे, कहते हैं कि 2 साल तक तुम्हारी फसल नहीं खरीदेंगे। इस तरीके के जो हिटलर शाही हो रही है, इस तरीके से जो किसानों का अतिक्रमण हो रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम काम मत करो, तुम अपनी जमीन बेचो और यहां से चले जाओ। आपने देखा नजरूल की जमीनें हो या पट्टे की जमीनें हो जो किसानों को दी गई देश की आजादी के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, धीरे धीरे सरकारें कहती हैं कि अब जमीनों के रेट डबल हो गए। पहले जंगल होते थे, यहां सब कटीले पेड़ लगते थे, अब तो ये हरियाली हरियाली हो गई है कि किसानों ने उसको खुशहाल बना दिया जमीन को, बंजर जमीन को। अब क्योंकि जमीनों के रेट करोड़ों रुपए में हो गए हैं, अब सड़क बनाने के लिए आप ये दीजिए। सड़क बनाने के लिए ठीक है, आपके भारतमाला योजना में आप जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कम से कम फेयर कॉम्पनसेशन तो दीजिए। आपने जेवर में एयरपोर्ट बनाने की कवायद की 2009 में, आज 2024 में बैठे हैं। वहां के किसानों को आपने एक स्पेसिफिक रेट दिया, 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख पर एकड़ आपको रेट मिलेगा। आज तक
जेवर के किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला है जमीनों का। वही दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे आज से 2 दिन पहले। और फिर जब किसान आके दिल्ली में बैठ जाता है तो उसको आप खालिस्तानी कहते हैं, उसको आतंकवादी कहते हैं। इलेक्शन से पहले आप किसानों को धान का रेट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके कर्जे माफ करने के लिए तैयार। महाराष्ट्र के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हम आपके कर्जे माफ कर देंगे। अब देखना यह है कि कितने कर्जे माफ करती है ये सरकार। और जगदीप धनखड़ जी जो आज किसानों के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है, तो देखना पड़ेगा सरकार को भी कि अब जगदीप धनखड़ के कहने पर, और जो इनके आरएलडी के जयंत चौधरी साहब हैं जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, पर लोकसभा इलेक्शन आया तो वो पलट गए। राज्यसभा की टिकट उन्होंने ली अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से, और लोकसभा इलेक्शन आते आते पलट गए। तो ये बड़ा विषय हो जाता है कि किसान जाए तो जाए किसके बाद। आपने लोन वेवर्स की बात की, जैसे मैंने आपको कहा 31 से 32 किसान रोज जो हैं वो आत्महत्या करते हैं। आपने किसानों और श्रमिकों की व्यापक ऋण माफी के लंबे समय से लंबित मांग को बेरहमी से उपेक्षा करी। आधिकारिक रिकॉर्ड है ये 31 जो किसान आत्महत्या करते हैं, इसका नंबर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ये आधिकारिक बयान मैं आपको दे रहा हूं, जो आधिकारिक रिकॉर्ड है वो कहता है 31 किसान आत्महत्या करते हैं हर दिन। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कॉरपोरेट घरानों का 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। वर्तमान में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की बात करें तो 10,80,000 करोड़ का प्रोसेसिंग लोन माफ करने का हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 30 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में जा चुके हैं कॉर्पोरेट्स के। और अगर मैं चालू वित्तीय वर्ष की बात करूं 24-25 सीजन में, अब तक पंजाब में 3.5 लाख धान किसानों को 13,211 करोड़ रुपए और हरियाणा में 2,75,000 धान किसानों को 10,529 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस साल पंजाब में 10 लाख धान किसानों और हरियाणा में 4,06,000 धान किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकृत कराया है, पर उनको दाम नहीं मिला। 2750 रुपए का धान का रेट था, आपने पंजीकृत तो करा लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से चालू सीजन में पंजाब और हरियाणा के धान किसानों को एक इलेक्शन में 26 सितंबर को कहा गया था कि हम धान की जो है खरीद शुरू कर देंगे। 2 अक्टूबर तक भी, रिजल्ट आने तक भी हरियाणा के चुनाव की आपने खरीद नहीं शुरू की थी। किसान परेशान था। आपके पास जो उपकरण है वो गलत दिखाते हैं, मॉइस्चर। मंडी का जो उपकरण आता है वो कुछ अलग दिखाता है, किसान के पास जो उपकरण है वो कुछ और दिखाता है, खरीदने वाले का उपकरण कुछ और दिखाता है। मोदी सरकार पराली जलाने पर किसानों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को दुगना करने का एक अभियोजन करती है। अखबार में बड़ा बड़ा आर्टिकल निकलता है कि आप पे पराली जलाने का डबल वो लगेगा। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पर आप 2500 से 5,000 कर देते हैं, 2 से 5 एकड़ वालों को किसानों को 5,000 से 10,000 कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर बढ़ाया था तीसरी बार, और 5 एकड़ से ज्यादा किसानों को 15,000 से 20,000, 30,000 और 30,000 से 50,000। 3 बार आपने जुर्माना बढ़ाया। पर छोटे किसान क्या करें, पराली प्रबंधन मशीनों का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि खेत तैयार करने के लिए 6,000 रुपए प्रति एकड़ की अतिरिक्त लागत आती है। भगवंत मान सरकार ने कहा था कि हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, हम आपको ये पैसा देंगे, पर वो कभी भी मुहैया नहीं हुआ। और उसके बाद गेहूं की बुआई के लिए समय कम बचता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो भूसा जिसको पराली कहते हैं, उसका प्रबंधन मशीनों को चलाने के लिए भारी ट्रैक्टरों की अनुपलब्धता। आपके पास मशीनरी नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, तो किसान क्या करेगा इसमें। हमारे साथ इसी मामले पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के किसान, विदर्भ के किसान हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने उनको आग्रह किया था कि आप 5-7-10 मिनट के लिए आइए और महाराष्ट्र और विदर्भ के किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, क्यों महाराष्ट्र का, विदर्भ का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान के साथ परेशान है, दुखी है। प्रकाश पोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका व्यस्त सा समय आज, मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि प्रकाश पोरे जी, किसानों का मामला है और हम और आप किसान परिवार होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं कि 6 दिसंबर को फिर से किसान जो कूच करने वाले हैं, और जगदीप धनखड़ का जो ये स्टेटमेंट आया है,
सोयाबीन के किसान हो या कपास के किसान हो, गन्ने का किसान हो या धान का किसान हो, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। इस सरकार में कोई ऐसा आदमी नहीं है। आपको पार्लियामेंट में आधे दर्जन से ज्यादा नहीं, आधे लोग, अगर पार्लियामेंट में 545 लोग हैं तो आपको 250 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप को इनकम टैक्स रिटर्न पे किसान लिखते हैं, पर किसान है नहीं। वो किसान की व्यथा को क्या समझेंगे? प्रकाश जी, ये जो जी हर साल 6 दिसंबर को एमएसपी को लेकर, किसान के ऋण संबंधी चीजों को लेकर, पराली को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, उनकी जमीन को लेकर ये जो मामला उठता है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में तो बहुत सारे प्रॉमिस कर देती है। आपके महाराष्ट्र में कहा, महाराष्ट्र शेतकारी जो है उसका अमाउंट 12,000 से 15,000 कर देंगे, और आपका सोयाबीन का रेट फिर से 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर देंगे। क्या हाल है आपके वहां विदर्भ के किसानों का? आपको खाद डीएपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है वहां पर? जी नहीं, आपने महाराष्ट्र के किसानों का हाल क्यों पूछा साहब? क्या आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र छोड़ के बाकी के स्टेट के जो किसान हैं वो बड़े लाभान्वित है या बड़े सुखी हैं? देखो, किसान कोई भी हो साहब, किसान जो भारत, चाहे महाराष्ट्र का हो या फिर पूरे देश के कोई भी तबके का, कोई भी राज्य का किसान हो, और चाहे वो ड्राईलैंड हो, इरिगेटेड हो, चाहे वो गन्ना वाला हो या चाहे वो कपास वाला हो, सोयाबीन वाला हो, या मूंगफली लगाने वाला हो, या फिर अरहर लगाने वाला हो, या सरसों लगाने वाला हो, मुझे आप खुद तो बता दीजिए कि कौन सा किसान सुखी है। मैं समझ सकता हूं कि चलो ठीक है भाई, ये किसान बेवकूफ है, जो चीज नहीं बिक रही है वो लगा रहा है। तो मुझे ये तो बता दीजिए क्या लगा है? क्या क्या गेहूं का किसान सुखी है? क्या धान लगाने वाला, चावल वाला किसान सुखी है? मुझे एक किसान बता दीजिए, एक किसान, एक तबका बता दीजिए, एक एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट बता दीजिए खेती में का। चलो किसान छोड़ो, लेकिन कोई ऐसा तो प्रोडक्ट बता दीजिए कि ये लगाए तो इसको अच्छे भाव है। क्या अब क्या समझ लो, ये छोड़ दो, चलो फल ले लीजिए आप। यानी आप आलू ले लीजिए, आप प्याज ले लीजिए, आप टमाटर ले लीजिए। समझ लो कभी एक आधे बार गलती से ये हो जाते हैं, टमाटर की भाव कुछ 10-15 दिनों के लिए, महीने भर के लिए क्या बदल जाते हैं, और तो लोग उसका हवा बना देते। तो उसी तरीके से प्याज की बात है, 1 या 2 महीने में पर्टिकुलर वो जो महीना रहता है जून जुलाई का, जब पानी गिर जाता है, नवा प्याज आया नहीं रहता है, पुराना प्याज जो है वो सड़ जाता है पानी के दिनों में। तो जून और जुलाई 2 महीने थोड़े से प्याज के भाव बढ़ जाते हैं 40-50 रुपए के। या कभी कभी ये जो धुपकाला आते आता है मई जून के अंदर, टोमेटो के भाव बढ़ जाते हैं 2 दिन। बाकी तो टोमेटो किसानों को मट्टी भाव बेचना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, वो तो तोड़ के बाजार में लेके जाने को नहीं पड़ता साहब। और उसी के बारे में अच्छा मुझे और भी एक बता दीजिए साहब कि ये लोग चिल्ला चपट करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। किस चीज की महंगाई बढ़ गई है साहब? जरा आप मुझे बताओ तो सही कम से कम कि इस चीज की महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ खाने की चीजों में महंगाई होती है क्या आत्मजीत जी? खाने की चीजों की जैसे आप ये बाकी की मुझे कोई चीज तो बता दीजिए। और सरकार जो बांट रही है, ये हमारे दाम क्यों गिर रहे हैं? जो सरकार, हमने जो सरकार को ज्यादा उपज करके दे दिया है, इनकी जो हमने एक जमाने में जो सरकार के गोडाउन में माल नहीं जाता था, सीधा सीधा फार्म टू माउथ जाता था, समझिए ना। उसके बाद में हमने बेवकूफी की, किसानों ने, हमने सरकार की सुनी, और हमने जाके फार्म टू गोडाउन की परिस्थिति ला दी गवर्नमेंट की। अब इनके बाद में गोडाउन में रखने को जगह नहीं है। गलती हो गई हमारे किसानों की। तो ये सारी बड़ी बड़ी दुखदायक बात है साहब। और अभी आज वो हिसाब से परिस्थिति हो रही है कि कोई चीज को, उपज को भाव नहीं है। यानी मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी का धंधा, सबसे बड़ा बेवकूफी का धंधा, या सबसे बड़ा बेवकूफ किसान है या खेती, ये सबसे बड़ा बेवकूफी का धंधा हो गया है साहब। बिल्कुल, मुझे ये बड़े दुख के साथ में ये कहना पड़ता है। पिछले 10 साल से हमारे भाव नहीं, दाम नहीं बढ़े साहब। पिछले 10-12 साल से भाव नहीं बढ़े हैं, लेकिन यानी खेती के उपज के भाव नहीं बढ़े हैं, लेकिन खेती की जो भी इनपुट कॉस्ट है साहब, वो दुगनी तिगनी हो गई है। हर चीज के, आप चाहे तो मैं सबके भाव भेज दूं आपको, खाद से लेके तो फर्टिलाइजर से लेके, अभी क्या बोलते हैं उसको, सीड के, इंसेक्टिसाइड के, खेती को लगने वाली सारी चीजें, और ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर के टायर हो, या खेत में लगने वाली पंप हो, या खेती को लगने वाला पाइप हो, किस चीज के भाव नहीं बढ़े साहब? मजदूरी के भाव हो गए, किस चीज के भाव नहीं बढ़े साहब? और ये सारी बातें सिर्फ आके आके जाके सिर्फ महंगाई की बातें सिर्फ किसानों पे आ जाती है। और जो सरकारी कर्मचारी, वो जो 7th पे स्केल ले रहा है, ऊपर से उसके जो डियरनेस अलाउंस भी ले रहा है, उसको क्या आ गया साहब बोलने का इसके बारे में कि महंगाई बढ़ती? तुझे क्या लेना देना रहा? महंगा आकाश पे छुए ना भाई।
आकाश पे छुए महंगाई, तुझे का लेना देना रहा। जितनी महंगाई बढ़ेगी तुमको उतना डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी भी रास्ते पे आ जाते। हमारे टमाटे के भाव, हमारे प्याज के भाव बढ़ गए तो इस चीज का एक बार फैसला हो जाना चाहिए। आत्मजीत मुझे बताओ, जब बोलते हैं कि ये जीवनावश्यक चीजें है, तो जीवनावश्यक वस्तु के लिए सबसे ज्यादा भाव दे पैसा देना चाहिए। आपके आमदनी में का सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किसके लिए होना चाहिए? तो खाने पीने की चीजें के ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि वो जीवनावश्यक वो नहीं मिले तो आप मर जाएंगे भाई। बाकी चीजें समझो तुमको नहीं मिली, मोबाइल नहीं मिला, डेटा नहीं मिला, कार नहीं मिली, पेट्रोल नहीं मिला, डीजल नहीं, मरने वाले नहीं हो ना, थोड़ी इनकन्वीनियंस हो जाएंगी, मरेंगे तो नहीं आप, लेकिन 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो नानी याद आ जाएंगी आपको। और उसी के ऊपर सारे लोग चढ़ते हैं। 10-12 साल से, 15 साल से हमारे दाम नहीं बढ़ा रहे हो, किसान मर रहा है, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। हमको भी वही सोसाइटी में रहना है भाई जो सोसाइटी में आप रहते हो, हमको भी बच्चों को स्कूल में लेके जाना है, उनको भी कपड़े दिलाना है। कम से कम नहीं उनको कुछ कार नहीं दिलाएंगे, लेकिन कम से कम स्कूल कॉलेज जाने के लिए उसको कोई मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल साइकिल तो दिना देने भाई, साइकिल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। हमारा भी घर है झोपड़ियों का, हमारी भी झोपड़ी के ऊपर के ये पानी के दिनों में गलता है, तो हमको उसके ऊपर भी तो टीन टप्पर लगाना है। क्या टीन टप्पर वाले घर का भी हमारे नसीब में नहीं है? तो ये सारी बड़ी दुखदायक बातें हो रही है। आत्मजीत जी बोलिए। इसमें मैं आपसे एक आखिर में सवाल पूछना चाहता हूं, बाकी सारी बातें तो मैं कर चुका हूं। ये जी फार्म सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 18% हिस्सेदारी होती थी, 4% रह गई, और पिछले वित्तीय वर्ष में तो 1.8% ऑफ जीडीपी हमारी ग्रोथ है। और सरकार ने अभी तक जितनी भी फर्टिलाइजर सब्सिडी है इस वित्तीय वर्ष में 164 लाख करोड़ कर दिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जो पिछले साल 188 लाख करोड़ थी। फिर आपने मेजर वेलफेयर सब्सिडी जो फूड सब्सिडी है उसका आपने अमाउंट 205 लाख करोड़ कर दिया, जिसमें 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। मनरेगा की सब्सिडी आपने 86,000 करोड़ कर दी, पीएम किसान की आपने 60,000 करोड़ कर दी। आप तो हर चीज को घटाते जा रहे हैं। आप तो एग्रीकल्चर को बिल्कुल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से और जीडीपी से गायब कर रहे हैं, और धन्ना सेठों का आप 30 लाख करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाल देते हैं, माफ कर देते हैं। तो सरकार चाहती क्या है? बस लाख टिप्पणी जी। इसीलिए ये करती है, करते जा रही है, घटा रही है। उसके पीछे के 2 कारण है, जिसको बड़े गौर से समझिए आप। ये इसीलिए है क्योंकि सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, समझेंगे ना। तो सरकार के जो खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, इनके पास में पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि एक तो 7th पे स्केल देना है, तो जो बजट में से पैसा इधर उधर से निकालना है, तो इसीलिए ये कौन से इसमें से निकाल रही है, आपने जो चारों सेक्टर के नाम लिए ना, उसमें से पैसे निकाल रही है, बचा रही है, और ये सारे सरकारी कर्मचारियों को 7th पे स्केल में दे रही है। अभी तो 8वां पे स्केल देना बाकी है। जिस दिन 8वां पे स्केल लग जाएगा ना, ये सारी जितनी सब्सिडी है ना, सारी खत्म कर देगी गवर्नमेंट, बिल्कुल खत्म कर देंगे, कुछ नहीं रखेंगी, और ये और कम कर देंगे इसको। और उसके बाद में ऐसा है कि ये जो फ्री राशन बांट रही है, उसके लिए और गवर्नमेंट को बढ़ाना है, क्योंकि लोगों की हालत और खराब हो जाएंगी। तो अभी तो 80 करोड़ 90 करोड़ लोग हैं ना फ्री राशन में। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 120 करोड़ हो जाएंगे जब एक पे स्केल लागू करवा देंगे। और सरकार बोलेंगे देखो हम कितने महान हो गए, अभी पहले तो 80 करोड़ को देते थे, अभी 120 करोड़ को दे रहे, हम बड़े दानी पुण्यवात्मा हो गए। ऐसे करके सरकार टाइट करेंगे। और 36 इंच का 56 इंच का जो सीना है वो 56 इंच का सीना 60 इंच का हो जाएगा। तो प्रकाश जी, जो ये राशन देना, ये आता तो किसान ही उगाते हैं क्या? ये साउथ अफ्रीका से आएगा? ये अदानी साहब लेके आएंगे राशन जो 85 नहीं, लाने दो एक बार। नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है आत्मजीत, मेरी बड़ी इच्छा है एक बार। क्योंकि क्या है, अभी एक ऐसे दिन आ रहे हैं कि खेती करना बेवकूफी हो गई, कई किसान खेती छोड़ रहे, बच्चे तो जाना नहीं चाहते हैं, और अभी अनाज की प्रोडक्शन कम हो जाएंगी। मेरी बड़ी निजी इच्छा है मेरी कि ये देश के लोग है ना भूखे मरे, और ये साल अनाज कम हो, इनको अफ्रीका से या इधर उधर से लाना पड़ेगा, तो इनको मालूम पड़ेगा, नानी जब याद आ जाएंगे ना इनको, कि जब इंपोर्ट करने का काम पड़ेगा ना, जो 1960 में इंपोर्ट करती थी PL 486 के अंदर, वो दिन अगर भारत में आया ना, तो मुझे सबसे बड़ा ज्यादा मैं खुशियां मनाऊंगा उस दिन की, कि अब इनको नानी याद आ गई। और ये जो इंपोर्ट करेंगे ना, इंपोर्ट का कोई चीज खा नहीं सकती इंडिया में ये लोग, एक बात समझिए। कोई, आपको क्या लगता है PL 486 के अंदर जो गेहूं आ रहा था, क्या भारत के लोग खा रहे थे उसको? कोई खा नहीं रहा था उसको, क्योंकि उसकी टेस्ट अलग है। अरहर फॉरेन से आती है, विदेश से आती है, वो अरहर कोई खाता नहीं है, बिल्कुल खाते नहीं है, क्योंकि वो अरहर की टेस्ट अलग है, हमको नहीं भाती हमारे लोगों को। तो ये एक बार, ये मेरा तो बोलना है कि दूध का दूध पानी का पानी होने जाने दो आत्मजीत, और एक बार ये विदेश से इनको लाने दो, क्योंकि वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर नहीं है आत्मजीत, सिर्फ 5 साल रुकिए। ये देश का जो सरप्लस भंडार है ना, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और खत्म होना ही जरूरी है।
ये देखो, ये सरकार को अगर लाइन पे लाना है तो दो ही चीजें करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो अनाज के भंडार खत्म करने पड़ेंगे, दूसरी बात क्या करना पड़ेगा, किसानों को कसम खानी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी कि मैं कोई प्रदेश के नाम पे कि मैं गुजरात का हूँ, मैं मारवाड़ी का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, ये महाराष्ट्र का हूँ, ये भूल के सिर्फ किसान करके जाति बाटी छोड़ना पड़ेगा। किसान को अपनी एक जाति करनी पड़ेगी, भाड़ में जाए कुछ मतलब नहीं है, कोई जाति वाति का नहीं है मतलब, सिर्फ एक जात, किसान जात। किसान जात बनाएंगे, उस समय पे वो वोटिंग करेंगे और उसके बाद में ये सारी गवर्नमेंट पूरी लाइन पे आ जाएंगे। तब तक कि ये गवर्नमेंट को लाइन पे आ नहीं सकती। इनको नानी अगर याद दिलानी है ना, चाहे मोदी सरकार चलाए नहीं तो और कोई सरकार चलाए, इनको मेरी बड़ी इच्छा है, निजी इच्छा है कि देश के अनाज के भंडार खत्म होने दो, तो ये जो भी माज गई ना गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का माज उतर जाएगा, इनका माज उतर जाए। इनको देना है ना आत्मजीत, इनको अगर मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे में औकात है ना तो लोगों को ये अनाज वनाज छोड़ के लोगों को जो बाकी की चीजें लगती है, देखो लोगों को साबुन नहीं लगता है, साबुन भी लगता है, साइकिल नहीं लगती है, साइकिल लगती है, टीन टप्पर लगती है, सीमेंट लगता है, जितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना जो लोगों को लगने वाली, वो दे फ्री में, वो फ्री में देवे, डेटा फ्री देवे, हरकत नहीं है, वी विल एग्री। जी ये हमारा अनाज जी फ्री देना छोड़ दो, बंद कर दो। ये भी हमको लगता है ना भाई, हमको भी तो लगता है ना, किसानों को तो लगता है ना, पेट्रोल डीजल ये भी लगता है हमको। तो गवर्नमेंट ने ठहराना चाहिए कि हम लोगों को, किसानों को हर महीने में 10 लीटर 20 लीटर पेट्रोल दे देंगे, कम से कम 25 लीटर पेट्रोल दे देंगे, महीने के साला 10 साबुन दे देंगे, ये डेटा दे देंगे, फलाना दे देंगे। हम लिस्ट बनाएंगे ना, इतनी इतनी चीजें हमको फ्री दे दो करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के, तब इनको पता लगेगा। ये तो क्या है हमारे इसमें बोलते हैं आत्मजीत के आईजीच्या जीवावर बायजी उधार, आईजी के जान पे बायजी उधार हो गया, उसको इसको लग नहीं रहा क्योंकि इसके बाप का कुछ नहीं जा रहा है। तो ये परिस्थिति आना चाहिए। अब ये तो किसान के भरोसे पे इनकी सारी राजनीति चल रही है आत्मजीत, और लोगों को इन्होंने भूखा नंगा लाचार कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। 60% ये देश की जनता जो है ना भूखी नंगी और कंगाल है, कंगाल, ये मेन बात है। और कंगाल जो आदमी रहता है ना, देखो आप में और मेरे बोलने में दम क्यों है, बात में दम क्यों है, क्योंकि कम से कम हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी या कुछ नहीं है, हम कम से कम जेब में पैसा है, बाहर जाने का होना तो 1000 2000 5000 10,000 रुपए हम खर्चा कर सकते हैं। किसान 50 रुपए 100 रुपए खर्चा नहीं कर सकता आत्मजीत, लाचार हो गया है, इन्होंने कर्जे के तले दबा दिया है उसको। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसानों को कर्जे के अंदर दबा दिया है, उनके बच्चे आगे पढ़ लिख नहीं सकते और वो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, ड्राइवर की नौकरी करते हैं क्योंकि उनको अपना पालन पोषण करना है। नहीं, आज की उनको ये चर्चा भी में तो चाहिए ना। हेलो जी सुनो आत्मजीत, ये जी सारे लोग इनको क्यों चाहिए, रिक्शे वाले ये वो क्यों चाहिए, इनको ड्राइवर क्यों चाहिए, इनको चौकीदार क्यों चाहिए, और इसीलिए तो ये खेती को बर्बाद कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके लिए भी इनको आदमी चाहिए ना, और वो आदमी कौन काम करने वाला है। तो इसीलिए ये बोलते कि चलो साला इनको इतना भूखा नंगा रखो कि किसान का बच्चा आएगा, कहाँ ऑटो चलाएगा, ड्राइवर बनेगा, चौकीदारी करेगा। ये इनकी धोरण है, इनके कंप्लीटली, इसीलिए कर रहा है ये। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज की और परिचर्चा में गुजरात भाग और लेने पंजाब के किसान देखिए ना, ये सरकार की क्या लायकी है, मुझे बताओ। किसान पंजाब का ये कितने 3-4 सालों से बेचारा झगड़ा कर रहा है, और उसकी क्या हालत कर दी है उन्होंने, आने नहीं दे रहे उसको, कीले ठोक रहे उसके रास्ते में। ये कोई सरकार है जो किसानों की बातें नहीं सुनती है, जो उनका अन्नदाता है उसकी बातें नहीं सुनती है, उसके ऊपर क्या क्या गोलियां से क्या क्या बरसा रहे हो। एक बार 3-4 साल हो गए, अरे चलो तुम उनको यहां मत आने दो, अरे कम से कम तुम उनके पास जाओ, सरकार तो जा सकती है ना किसानों के पास में, तो जाना ही नहीं, इनको सुनना ही नहीं किसकी बातें। ये देश के अंदर देखिए ये वर्ग कलह बिल्कुल निश्चित है। बांग्लादेश और श्रीलंका होना कोई बहुत दिन नहीं है इसके अंदर। तो आप कितने कितने दिन दबाएंगे, कितने दिन आप बेवकूफ बदमाशा करके सरकारें चुनवा के लाएंगे, कितने दिन आप ईवीएम पे अगर ये घोटाले करके बदमाशी करके सरकार चुन के लाएंगे, लेकिन लोगों की समस्या तो नहीं सुलझा सकते हो ना आप। ज्यादा दिन दूर नहीं है, विद्रोह होगा। बिल्कुल होगा, विद्रोह होगा और लोग सड़क पर भी उतरेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार सिर्फ बातें कर रही है और ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ महाराष्ट्र और पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। कर्नाटक है, तेलंगाना है, हिमाचल है, जहां की डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां भी सरकार जो है किसानों की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रही है। चुनिंदा कॉर्पोरेट के साथ मिलकर वो जियो पॉलिटिकल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ही विषय में कार्यरत है। प्रकाश बोरे जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।